इंटरनेशनल रिलेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जो था पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर लिया था, और आज से जिस टॉपिक के ऊपर हम फोकस करेंगे वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। देखते हैं कि एक क्लास में कंप्लीट होगा या दो क्लासें लगेंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 2.1 टॉपिक बताया गया है वो बताया गया है इंडस वाटर ट्रीटी, IWT। तो आप लैंडस्केप मोड में डाल लीजिए इसको, यदि आपको एक्चुअली में स्क्रीन प्रॉपरली दिख नहीं रही है तो आप इसको लैंडस्केप में शिफ्ट करके देख सकते हैं, तो प्रॉपरली आप देख पाएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी से स्टार्ट करते हैं। काफी पुरानी ट्रीटी है, काफी बार ये आती रहती है, अभी भी न्यूज में बनी हुई है, लाइमलाइट में है अभी भी। सबको पता है कि किसने इसको एक्चुअल में ब्रॉक किया था। तो वर्ल्ड बैंक जो था उसके लिए जाना जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो होते हैं, है ना, और सेकंड है एक चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इस तरीके की दो जो चीजें हैं अपॉइंट की हैं एक तरह से इन्होंने, दो बॉडीज जो हैं अपॉइंट की हैं किस चीज के लिए। एक तो किशन गंगा है, और एक है आपका रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना। ये दो चीजें हैं, रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट्स हैं ये कुछ इंडिया के, जो कि चल रहे हैं। अभी मैं लोकेशन भी बता दूंगा कहाँ पे है ना। तो ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए दो कमिटियां बनाई गई है, एक तरह से दो बॉडीज बनाई गई है, तो इस वजह से वापस न्यूज में आ जाती है पूरी चीज जो है ना। और ये न्यूट्रल एक्सपर्ट, और सेकंड जो आपका है वो है चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, COA। अब पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कि रन ऑन रिवर जो प्रोजेक्ट्स है वो चल कहाँ पे रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आपकी झेलम रिवर है। ठीक है। तो झेलम रिवर तो है यहाँ पे, और ये है आपकी ऊपर, ये किशन गंगा जो डैम है ये वाला प्रोजेक्ट तो यहाँ पे चल रहा है, और ये रेटल डैम प्रोजेक्ट साउथ में चल रहा है। तो लोकेशन का भी आपको ध्यान रखना है, कभी यदि आ जाता है तो, कि जो लोकेशन है ये देख सकते हो आप दोनों की दोनों लोकेशन। ठीक है। नॉर्थ में जो है किशन गंगा डैम का रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड सेकंड सेट जो है रेटल डैम जो है वो थोड़ा साउथ में है इससे। थोड़ा सा और देखते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, न्यूज को और थोड़ा देखते हैं। तो IWT के बारे में काफी लोगों को पता है ना। तो अभी रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं इसको, रन ऑन रिवर मतलब बहती हुई जो नदी है उसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये वो लगाए जा रहे हैं। तो इसमें से एक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको KHEP भी बोलते हैं। ये किशन गंगा, और दूसरा इसी रिवर का नाम है नीलम। नीलम भी बोल देते हैं इसको। ये ट्रिब्यूटरी है रिवर जो है वो आपकी झेलम रिवर की। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इसको इनॉग्रेट किया गया था 2018 में। ये जो प्रोजेक्ट है वो बनके तैयार हो चुका है, इनॉग्रेट हो चुका है एक तरह से। और इसकी जो लोकेशन है वो आपको देख लेनी है, नॉर्थ में है ये। और एक रिवर है जिसे नीलम भी बोलते हैं या किशन गंगा भी बोलते हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। ठीक है। कौन सी रिवर, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है। सेकंड जो आपका रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये जो प्लांट बन रहा है ये भी इसका काम अभी जारी है ना। और ये चिनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ में, क्योंकि अभी 2 साल पहले क्वेश्चन भी आया था एक, है ना। तो इसको याद करने का जो एक तरीका है वो तरीका ये हो सकता है आपका कि आप इसको बोल सकते हो, एक तो आई से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई लिख दोगे। ठीक है, इंडस। फिर उसके बाद है ना ICJ जो कोर्ट होता है उसको आप थोड़ा सा बदल दो। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो एक्चुअली में क्रिमिनल जो कोर्ट होता है जस्टिस का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है उसको आप IJC कर दो। एंड साउथ में फिर आप जाओ तो RBS कर दो, इसको RBS। ठीक है, रवि, व्यास एंड सतलज। तो इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हो। एक तो IJC, RBS। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ICJ को हमने IJC कर दिया, और भी आपका कोई तरीका हो सकता है याद करने का, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं रन ऑन रिवर। रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट मतलब कि बहती हुई रिवर के ऊपर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा के उसके वाटर को यूटिलाइज कर लेना, इस तरीके के प्रोजेक्ट बोले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दोनों ही प्रोजेक्ट की कोई फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक कर नहीं रहा है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक जनरली प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करता है, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर पॉइंटर में डाल दिया जाए स्टेटमेंट में कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो एक तरह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इनकी फाइनेंसिंग कर रहा है, तो किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग नहीं कर रहा है वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन ब्लॉक किया था जो हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी, इसको ब्लॉक जो किया था वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ आंकड़े, है ना। तो जैसा कि पता है आपको कि यहाँ पे जो एक तो वेस्टर्न रिवर्स है और कुछ ईस्टर्न रिवर्स है। तो ईस्टर्न रिवर्स तो इंडिया के साथ है, RBS वाली। और वेस्टर्न रिवर्स जो जनरली डोमिनेटेड रहता है उसमें पाकिस्तान को वाटर जाता है। ओवरऑल यदि पूरे बेसिन की बात करें और पूरा वाटर शेयरिंग की बात करें तो 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान ले जाता है, और केवल 20% वाटर पानी जो है इंडिया के पास रह पाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से डिमांड थी कि भाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप लेके आओ इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। जो दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए डिमांड की थी पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, और इंडिया ने डिमांड की थी न्यूट्रल
जो हमने देखा ना ऊपर, न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड इंडिया ने की थी, तो दोनों को ही वर्ल्ड बैंक लेके आया है, दोनों को अपॉइंट कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो अभी जो प्रेजेंट में न्यूज में चल रहा था उसके बारे में हमने बात कर ली, लाइमलाइट में क्यों चल रहा था ये पूरा जो इशू है वो। तो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट बने हैं और कुछ चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो बने हैं, तो इन दोनों की वजह से ये थोड़ा न्यूज में है। और आपने किशनगंगा रेटल दोनों को देख लिया है, किशनगंगा नॉर्थ में है, रेटल थोड़ा साउथ में है। रेटल जो है चिनाव पे, किशनगंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, जिसे नीलम रिवर भी बोलते हैं और किशनगंगा भी बोल देते हैं, उस रिवर के ऊपर ये एक्चुअली में है। तो इसके बारे में हमने इस तरह से देख लिया। आप देखते हैं हम थोड़ा सा आईडब्ल्यूटी के बारे में, जो इंडस वाटर ट्रीटी रही है 1960 की, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि जो दोनों कंट्री है काफी हद तक डिपेंड करती है, जो इंडस रिवर बेसिन है काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही कंट्री के लिए। हमारा भी पंजाब वाला जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और साथ ही साथ में यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1951, इसको हिस्टोरिकली हम देखना चाहें, 1951 में फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक ने एक तरह से ऑफर किया था इस चीज को कि मीडिएट करते हैं आपकी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के अंदर। काफी लॉन्ग पेंडिंग आपका वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, मतलब कंट्री तब आजादी हुई थी और डिस्प्यूट बन गया था एक तरह से पानी को लेके, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम ब्रोक करेंगे। एंड फाइनली इन्होंने ब्रोक किया 1960 में। एक एग्रीमेंट के ऊपर फाइनली कंट्रियां पहुंची और आईडब्ल्यूटी को साइन किया गया। तो अच्छे से आपको याद रखना है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है। 1960 1960 वर्ल्ड बैंक इसका ब्रोकर है। और रिसेंटली न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि एक तो एनी बना है और एक सीओए बना है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना है। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं आगे और इसको देखते हैं फिर। तो इसमें बता रखा है कि इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक तीन चीजें हो गई। वर्ल्ड बैंक थर्ड पार्टी हो गई, थर्ड पार्टी ने ब्लॉक किया है। लेकिन देखो यहाँ पे जो रिवर निकल रही है आपको, वैसे इंडस रिवर की बात की जाए तो वो तो तिब्बत से निकलती है। लेकिन ऐसा ध्यान रखना है कि चाइना इसको, इसमें कोई पार्टी नहीं रखा गया है ना, तीन ही पार्टियां हैं इसमें। चाइना मतलब कोई पार्टी नहीं है इसके अंदर, ट्रीटी के अंदर चाइना को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया। और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो थर्ड पार्टी गारंटर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर स्टेटिक था आईडब्ल्यूटी का। थोड़ा और देख लेते हैं कि शेयरिंग ऑफ वाटर हो कैसे रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ईस्टर्न जो रिवर्स है वो इंडिया को अलॉट कर दी गई है। ठीक है, फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज, ईस्टर्न रिवर्स का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है इंडिया। वहीं पे जो वेस्टर्न रिवर्स है मैंने बताया था आईसीजे या आईजेसी, है ना। तो ये आईजेसी जो रिवर है, इंडस, झेलम और चिनाब, तो आईजेसी आईसीजे से आईजेसी बना दिया हमने। तो ये जो रिवर्स है पाकिस्तान को दे दी गई है, अलोकेट कर दी गई है। लेकिन इंडिया को परमिशन दी गई है थोड़ा रन ऑन लाइक रिवर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लगाने की। थोड़ा और देख लेते हैं इसको। इंडिया इज परमिटेड फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर यूज। ठीक है, लेकिन इंडिया को बोला है वेस्टर्न रिवर्स को, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स का जो अमाउंट ऑफ वाटर लेके जाती है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से आप ऊपर देखोगे भी कि इंडिया के पास केवल और केवल कितना है, पूरा वाटर बेसिन का बात की जाए, पूरे वाटर की बात की जाए तो इंडिया के पास 20% ही आ पाता है पूरा, है ना। ये हमने देख भी लिया। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जो आईसीजे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है, उनमें वाटर ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया को फिर बोला कि आपको वाटर कम मिल रहा है तो आप एक काम कर लेना, रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बना सकते हो, कुछ एग्रीकल्चर की यूज ले सकते हो लिमिटेड तरीके से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लगा सकते हो। और उसका भी एक क्राइटेरिया बनाया था, जो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे इतना निटी में जाके देखने की आपको रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं। ठीक है, अब इंडिया ने चलो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट वगैरह इंडिया बनाता रहता है। तो पाकिस्तान को हमेशा ऑब्जेक्शन होते रहते हैं इन सब चीजों से। पाकिस्तान को एक एप्रीहेंशन रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इंडिया कोई और प्लान बना के और पानी की शेयरिंग की हमारे साथ बंद कर दे काइंड ऑफ। तो जनरली पाकिस्तान डाउट के अंदर थोड़ा रहता है। अब काफी सारे देखो प्रोजेक्ट्स है, तो इन प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने हैं आपको, है ना, जो कि इंडिया ने बनाए हैं। लाइक सलाल सलाल डैम प्रोजेक्ट है आपका, बगलीहार हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, और फिर शाहपुर कंडी डैम है एक आपका, उज मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है। ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, रवि ब्यास लिंक प्रोजेक्ट वगैरह, इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये हम स्टैटिक नोट, या कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, कैरी ऑन करते हैं, एक बार ये पूरा हो जाए फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना इसके ऊपर, है ना। यदि आपने म्यूट कर लो माइक को, थोड़ा इको आ रहा है। एक बार कंप्लीट हो जाता है फिर आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ लेना। तो हमने देख लिया अभी न्यूज के अंदर क्यों है, और आईडब्ल्यूटी के हम स्टैटिक पोर्शन को देख रहे हैं एक्चुअली में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं इस चीज को। परमानेंट इंडेक्स कमीशन के अब हम बात करते हैं थोड़ी। जस्ट ए मिनट, अनीश आप थोड़ा म्यूट कर लेना, थोड़ा इस वजह से मुझे बंद करना पड़ा था। ओके, तो परमानेंट इंडेक्स कमीशन की अब हम बात करते हैं थोड़ी। पीआईसी क्या है? परमानेंट इंडेक्स कमीशन बताइए कि स्टार्टिंग से कमीशन बना दिया गया है फॉर कॉर्पोरेशन के लिए एंड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए रिगार्डिंग द यूज ऑफ द रिवर्स। तो इसके लिए पीआईसी बना दिया गया है ना। अब पीआईसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो पीआईसी के लिए मैंडेट रखा गया था, रिक्वायर्ड रखा गया था कि ये क्या होगा,
एटलीस्ट वंस ए ईयर, एक बार मीटिंग जरूर करेगा, और अल्टरनेटिवली मीटिंग होगी एक बार पाकिस्तान में, एक बार इंडिया के अंदर, इस तरीके की बात की गई थी। और जो ये पूरी ट्रीटी है उसके अंदर 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात की गई है, ऑफ विच पीआईसी द फर्स्ट स्टेज। अब हम देखेंगे सेकंड एंड थर्ड स्टेज क्या है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। उसी के लिए बात चल रही थी, उसी के लिए एनी बनाया गया है, उसी के लिए सीओए बनाया गया है, उसी के लिए एनी एंड सीओए बनाया गया है, जिसको कि हमने अभी ऊपर देखा था। सर, अभी और देखते हैं हम थोड़ा आगे। hello sir. हाँ जी बोलिए। Sir, can you हाँ talk जी in बोलिए। English, sir? क्या? Can you speak in English? एक्चुअली मैं यहाँ पे ज्यादातर जो क्राउड है वो हिंदी की है, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी सर, दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉप अप एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम जो क्राउड है वो बाइलैंग्युअल ही है यहाँ पे, तो मैं जनरली हिंदी एंड दोनों को ही प्रेफर कर रहा हूँ। सो यू हैव टू कॉप अप, बिकॉज आप अकेले के लिए, सिंगल के लिए वो करना थोड़ा फिजिबल नहीं रहेगा, है ना, दैट्स व्हाई। तो थोड़ा आगे चलते हैं हम फिर। आईडब्ल्यूटी डज नॉट हैव ए यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन। तो इसमें आईडब्ल्यूटी में यूनिलेटरल मतलब अकेले तौर पे प्रोविजन नहीं है ऐसा बाहर जाने का, इससे एग्जिट करने का। दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे ये जब ट्रीटी खत्म होगी तो दोनों की, या इसमें जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो म्यूचुअल होंगे, काइंड ऑफ, है ना। इसमें केवल एग्रीमेंट सिंगल डायरेक्शनल नहीं हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब तक की काफी सक्सेसफुल एक ट्रीटी के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में लगातार कंटिन्यूअस वार वगैरह भी होते रहे हैं, काफी हमारे बीच में आपस में कन्फ्रंटेशन होते रहे हैं, बट उसके बावजूद ये ट्रीटी जो है काफी सक्सेसफुल रही। सर, सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी जस्ट अ मिनट, है ना, मेरे को पता ही था म्यूट रह गया माइक। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि काफी ज्यादा जो टाइम की टेंशन रही हैं उसको भी इस ट्रीटी ने झेल लिया है। लगातार कन्फ्रंटेशन इंडिया के होते रहे पाकिस्तान के साथ, उसके बावजूद ये ट्रीटी अब तक सक्सेसफुल रह पाई है। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक इसको बोलता है कि मेरे द्वारा ब्लॉक की गई काफी सक्सेसफुल ट्रीटी रही है अब तक की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईडब्ल्यूटी के साथ इशू नहीं होते हैं, इशू होते रहते हैं। अभी तक तो हमने आईडब्ल्यूटी के स्टैटिक नॉलेज को देखा कि किसने ब्लॉक किया, कैसे किया, क्या रहा पूरा। 3 टायर जो मैकेनिज्म है उसकी भी बात हम करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट टायर होता है वो पीआईसी के थ्रू जाता है, जो कि परमानेंट इंडस कमीशन है। उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड स्टेज जो है आप यहाँ पे देख भी पाओगे, 3 स्टेप्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर आईडब्ल्यूटी। तो जो 3 स्टेज के मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीआईसी आता है, एंड देन न्यूट्रल एक्सपर्ट आते हैं और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आता है। लेकिन ध्यान रखना है, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स सीक्वेंस को इसमें फॉलो किया जाता है, लेकिन ये दोनों भी आते हैं, ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड सीओ इज अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, हाउएवर इट डज नॉट हैव द पावर टू डिसाइड वेदर वन प्रोसीजर शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द अदर। लेकिन कौन सा पहले आएगा बाद में आएगा पता नहीं है, लेकिन ये 2 स्टेप और होती हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इस तरह से 3 टायर, एक तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है उसकी बात है यहाँ पे पूरी, है ना। तो इस चीज को देख लेना है थोड़ा सा आपको। तो फर्दर मूव करते हैं, ये वाला हमने देख लिया है। अब इशू देखते हैं आईडब्ल्यूटी के साथ क्या क्या इशू है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आईडब्ल्यूटी के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिससेटिस्फेक्शन है ओवर द, अब जो एक तरह से अलॉट किया गया है, ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में अलॉट किया गया है, तो 80% वाटर तो पाकिस्तान को चला जाता है, इंडिया को केवल 20% मिलता है। तो थोड़ा सा इस वजह से डिससेटिस्फेक्शन रहता है इस सिटी को लेके हल्का सा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एम्बिग्यूअस एंड रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रह जाते हैं। रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ठीक है, तो उसके अंदर बता रखा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा फ्रेजाइल हमारा रीजन है, आपको पता ही है, और जहां से वो रिवर्स जा रही है वो भी एक तरह से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया के अंदर से ही जा रही है वो, है ना। तो इस वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन और एम्बिग्यूअस ही रह जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्शन बाय पाकिस्तान हैज लेड टू डिलेइंग द, जो इंडिया के प्रोजेक्ट है इस वजह से काफी डिले भी हो जाता है। इंडिया काफी सारे जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो डिले केवल इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि काफी ऑब्जेक्शन पाकिस्तान के द्वारा लगातार किया जाता है। जब भी इंडिया रन ऑन रिवर जैसे प्रोजेक्ट लेके आता है तो काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान जनरली कोशिश करता है कि काफी ज्यादा ट्रूप्स अपने वहां पे रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा अप्रिहेंशन रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिवर वगैरह के साथ इंडिया कुछ प्ले करे एंड हमें वाटर शेयरिंग ना हो। तो कंटिन्यूअसली हाई ट्रूप्स की लेवल रखता है और काफी ज्यादा सैनिक वहां पे रखता है पाकिस्तान जो है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। उसके बाद सब ऑप्टिमल डाटा शेयरिंग है। तो डाटा शेयरिंग जो है वो काफी अच्छी नहीं है, आपस में जो कंट्रीज हैं वो प्रॉपरली डाटा को नहीं शेयर करती हैं कि कितना पानी कहाँ रिलीज हो रहा है, काइंड ऑफ कितना पानी कहाँ से जा रहा है। एंड थोड़ा सा क्वालिटी जो होती है डाटा की वो भी कॉम्प्रोमाइज रहती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज रहती है, मतलब उसमें भी एक्चुअली में क्वालिटी नहीं है शेयरिंग ऑफ डाटा के अंदर भी। तो ये सभी लिमिटेशन देख रहे हैं हम, आईडब्ल्यूटी के साथ जो प्रॉब्लम्स है उनको देख रहे हैं हम थोड़ा, है ना। आगे देखते हैं लिमिटेड रोल ऑफ द गारंटर।
जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है, आपको पता ही है। इसका जो रोल है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा, जैसे लाइक अभी जो डिस्प्यूट चल रहे हैं KHEP का और RHEP का, रेटल वाला और किशन गंगा वाला, ठीक है। तो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक को न्यूट्रल एक्सपर्ट की टीम और COA को साइमल्टेनियसली अपॉइंट तो कर दिया है इन्होंने, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कॉन्करेंट अपॉइंटमेंट में पोज प्रैक्टिकल एंड लीगल रिस्क, तो दोनों की चीजों का एक साथ कॉन्करेंटली अपॉइंटमेंट किया जाना, इंडिया ने डिमांड की थी एनी की, और COE की डिमांड की थी पाकिस्तान ने। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, न्यूट्रल रहने के लिए दोनों को एक साथ अपॉइंट कर दिया है। तो साइमल्टेनियस जो अपॉइंटमेंट है, तो ये बताती है कि जो गारंटर है वो भी फ्रजाइल कंडीशन के अंदर है एक तरह से। उसके बाद लैक ऑफ एडुकेट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स, तो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स वगैरह नहीं है, वही सभी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, है ना। तो ये इन्वायरमेंटल सेफगार्ड वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली किसके साथ, IWT के साथ। अब हम देख लेते हैं फाइनली क्या हो सकता है, क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। जस्ट मिनट, क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इसके अंदर। ओके, हाँ, तो इसको देखते हैं कि रिफॉर्म्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक तो है रेटिफिकेशन ऑफ द UN वाटर कन्वेंशन, तो UN के कुछ वाटर कन्वेंशन है जिनको अभी मैं बताऊंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको, काफी भी कहीं पे भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स फॉर वाटर शेयरिंग, तो काफी अच्छे अच्छे इनके नाम है, लाइक द हार्मोन डॉक्ट्रिन है एक, तो एक कैंपियोने रूल्स है, ठीक है। एक है हेल्सिंकी रूल्स है 1996 के। उसके बाद बर्लिन रूल्स है। तो वैसे आपको बहुत निटिकिटी में जाके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए कीवर्ड ये आ सकता है कि हार्मोन डॉक्ट्रिन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा यदि आपने देखा ही नहीं है तो। या फिर कैंपियोने रूल्स जो है, और उसमें 4-5 चीजें वो डाल देंगे, लाइक डिफेंस सेक्टर डाल देंगे, काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने एक बार देखा हुआ है ऊपर ऊपर से भी इसको, तो इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे हार्मोन डॉक्ट्रिन के अंदर बताया गया है कि ये पॉस्टुलेट्स करती है एक तरह से एवरी स्टेट इज सॉवरेन, और जो उसका वाटर रिसोर्सेज है वो राइट टू डू वॉट एवर इट लाइक, जो भी यदि उसके वाटर रिसोर्सेज है उसके साथ जो भी करना हो स्टेट को, वो पूरी तरह से सॉवरेन है। ऐसी अलग अलग बातें इनमें की गई हैं। बट आपको यहाँ पे कीवर्ड्स के तौर पे इनको याद रखना है, कभी ये स्ट्राइक कर जाते हैं तो द हार्मोन डॉक्ट्रिन, कैंपियन रूल्स और हेल्सिंकी रूल्स, ठीक है, एंड देन बर्लिन रूल्स। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, किसके रिगार्डिंग है, ये है वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग, कि किस तरह से इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए वाटर शेयरिंग में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, जब रिफॉर्म्स की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि UN वाटर कन्वेंशन जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, उनको आप फॉलो कीजिए। तो इसमें लिखा है एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ द ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है। तो इनिशियली नेगोशिएटेड एज ए रीजनल इंस्ट्रूमेंट फॉर यूरोप, इट वाज ओपन फॉर द, तो यहाँ पे पूरा ये बताया गया है कि सभी मेंबर्स के लिए, तो जो UN का वाटर का कन्वेंशन है उसको यहाँ पे भी रेटिफाइड करने की रिक्वायरमेंट है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, हमारी जो IWT की ट्रीटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। उसके बाद जो ग्लोबल फोरम ऑन, जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल, कोई बताएगा। यस सर। ओके ओके, ठीक है, मैं कैरी ऑन करता हूँ। तो आगे देखते हैं इसको। फिर प्रमोटिंग डाटा पॉलिसी वगैरह होनी चाहिए, फ्री एक्सेस ऑफ द डाटा वगैरह एंड ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इन सब चीजों की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और इस तरह से फाइनली जो यहाँ पे है, ये ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या क्या एक्चुअली में मोर इफेक्टिव बनाने के लिए सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं, रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ना ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रीटी का ऑप्टिमाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो यूनिलेटरल एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है, और म्यूचुअल होगा जो भी होगा, और जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो फाइनली म्यूचुअली डिसाइड किए जाएंगे। तो दैट्स वाई इंडिया को थोड़ा सा और यहाँ पे अब है ना टाइट हैंड के साथ आने की रिक्वायरमेंट है। और उसमें क्या किया जा सकता है कि इंडिया को थोड़ा सा एक्सपेडाइट करने हैं अपने न्यू जो प्रोजेक्ट्स है उनको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं म्यूचुअल के साथ ये चीज। सर सुनाई नहीं दे रहा। जो या तो जो पाकिस्तान है वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो इंडिया को थोड़ा एक्सपेडाइट करने की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे, ठीक है। लाइक जो प्रोजेक्ट्स हैं, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट्स ऑन रावी रिवर एज वेल एज इन, ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको एक्सपेडाइट थोड़ा तेज करने की रिक्वायरमेंट है, ऑप्टिमाइज। और उसके बाद रिपेयर कैनाल सिस्टम इन पंजाब वगैरह इंडिया कर सकता है ना। और री नेगोशिएशन द ट्रीटी का को री नेगोशिएट भी किया जा सकता है। बहुत कंट्री शुड undertake joint research on the rivers to study the impact of the climate change for future cooperation। और फ्यूचर कॉपरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे अंडरलाइन आर्टिकल 7 भी है IWT के अंदर। यदि इन फ्यूचर कंडीशन यदि थोड़ी खराब होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि मतलब कोर्स ऑफ द रिवर बदल सकता है, फ्लो ऑफ द रिवर बदल सकता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फ्यूचर में काफी चीज, तो उसके लिए क्लोज भी यहाँ पे डाला गया है, क्लोज नंबर 7।
तो उसको भी आप यूज में ले सकते हो। काफी हिस्टोरिकल है ये ट्रीटी, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, कुछ रीनेगोशिएट कर सकते हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोविजंस क्लाइमेट प्रूफिंग द ट्रीटी, तो इसके बारे में बताया गया है कि क्लाइमेट जब चेंज होगा तो क्या क्या करना है ऐसी कंडीशन में। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जिसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग टॉपिक था। उसकी स्टैटिक नॉलेज ले ली हमने, क्या उसके अंदर लैक्यूना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रहे हैं, उनको भी हमने देख लिया। इन फ्यूचर क्या किया जा सकता है इनको प्रॉपरली, इस ट्रीटी को और अच्छे से चालू रखने के लिए, वो भी हमने देख लिया है। एंड स्टार्टिंग में ट्रीटी न्यूज के अंदर क्यों थी वो भी हमने देख लिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि आप सीओए बनाइए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाइए, और इंडिया ने डिमांड की थी कि आपको यदि बनाना है, किस लिए डिमांड की थी पाकिस्तान ने सीओए बनाने की, क्योंकि इंडिया किशनगंगा एंड दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स अपने बना रहा है, रन ऑन रिवर पावर प्लांट्स इंडिया के बन रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को इन चीजों से प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान ने बोला कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेके आइए। तो इंडिया ने बोला यदि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेके आ रहे हो तो एनी भी लेके आइए, मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट कमिटी भी लेके आइए। तो एकदम से वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही चीजों को साइमल्टेनियसली लाके रख दिया है। तो इस वजह से ये न्यूज में था। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, जिसमें हमने आईडब्ल्यूटी को कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है। अब यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है आप लोगों के तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये ध्यान रखना, इसमें जो आर्बिट्रेशन हो रहा है उसकी 3 स्टेशन डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईसी के पास, जो कि परमानेंट एक इंडस कमीशन है, वहां पे जाएगा इशू। उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास ये रहेगा, लेकिन कौन सी स्टेज प्रेसिडेंस रखेगी इसका कोई पता नहीं है ना, ये डाउटफुल है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आईडब्ल्यूटी। अब यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे चलते हैं फिर, यदि आप लोगों का डाउट नहीं है तो, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडो अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस। इंडिया और अफगानिस्तान, सॉरी, अफ्रीका के जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसकी बात हम करेंगे। तो ज्यादा हम लाइमलाइट में रहते नहीं है इंडियन अफ्रीकन डिफेंस रिलेशंस, लेकिन अभी जो है अफ्रीका काफी लाइमलाइट में है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की जा रही है चाइना के द्वारा अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका को जिस तरह से एज ए कंटिनेंट लिया जा रहा है इन फ्यूचर प्रोग्रेस के तौर पे, ठीक है, और लगातार वहां पे डंपिंग की जा रही है मनी की, है ना, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अफ्रीका काफी वाइटल हो जाता है 21 सेंचुरी के अंदर। और अफ्रीका के साथ इंडिया के डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं उनको भी हमको देखना जरूरी है ना, वो टाइज किस तरह से हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और क्यों लाइमलाइट में आया, क्यों न्यूज के अंदर है, उसके बारे में मैं बता दूं आपको यहाँ पे। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, आईएडीडी, है ना, ये कब हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है डिफेंस एक्सपो 2022 में गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो ये क्वेश्चन सीधा ऐसे भी बन सकता है कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो अभी रिसेंटली हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। और सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी, ऑटोमेटिकली म्यूट हो रहा है माइक, पता नहीं। ठीक है, अब गांधीनगर डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो कभी गांधीनगर डिक्लेरेशन आ जाए तो पहले भी काफी ज्यादा, एक आई थिंक सीएमएस के लिए भी गांधीनगर काफी फेमस था आज से 3-4 साल पहले, ठीक है, जो सीएमएस का रिगार्डिंग कुछ हुआ था तो उसके लिए भी काफी फेमस था। अभी हम देखते हैं कि गांधीनगर डिक्लेरेशन आईएडीडी के रिगार्डिंग भी हुई है। तो इस डिक्लेरेशन में क्या बात की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईएडीडी की। तो ये जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला तो ऑब्जेक्टिव है आपका बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डिफेंस पार्टनरशिप्स, अफ्रीका के साथ टाइज को मजबूत करना है, बस वही बात है और कुछ नहीं है। और एक्सप्लोर करने हैं न्यू एरिया ऑफ कन्वर्जेंस फॉर म्यूचुअल एंगेजमेंट्स के लिए। और उसमें न्यू एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकते हैं, जब भी इस तरीके की कोई बात आती है तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म वगैरह के ऊपर काम करना है। काउंटर टेररिज्म एक काफी बड़ा अफ्रीका और इंडिया दोनों के लिए एक बेस हो सकता है जिसके ऊपर काम किया जा सके, क्योंकि अफ्रीका में भी कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा टेररिज्म है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बोको हराम एंड काइंड, नाइजीरिया वगैरह, सभी टेररिज्म से इफेक्टेड हैं। तो इस वजह से और भी काफी सारे ग्रुप्स के नाम है जो अभी हम देख भी लेंगे। तो इस वजह से इस बेस के ऊपर भी काफी कुछ किया जा सकता है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। एंड देन साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी आईओआर वाला रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी तो हर जगह आप डाल ही सकते हो आजकल। एंड बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह ये कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है जब भी किसी फॉरेन रिलेशन के अंदर टाइज को मजबूत करने की बात आएगी तो इनको कीवर्ड्स को आपको यूटिलाइज करना ही है, ठीक है। आगे देखते हैं
तो IADD की जो डिक्लेरेशन 2022 की हुई है उसमें किस बारे में बात की गई है उसको थोड़ा देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि कोऑपरेशन को एनहेंस करना है, ट्रेनिंग वगैरह करनी है, म्यूचुअल इंटरेस्ट वगैरह। और इसमें देखो दोबारा वही कीवर्ड्स वगैरह आएंगे कि एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस को एम्पावर करना है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवानी है, पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सरसाइज करनी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो होता है HADR वो प्रोग्राम चलाने हैं काइंड ऑफ, इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है काफी ज्यादा। ठीक है, यह देखो यहाँ पे जो अफ्रीका का मैप भी बताया गया है, आप देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चौक पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हो आप। स्ट्रेट ऑफ हरमुज यहाँ पे है, बाबल अल मंदब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक जगह है जो रेड सी से कनेक्ट करती है, काफी नैरो स्ट्रेच है ये वाला भी, है ना। और ये जो पूरा है ये इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसकी जो कंट्री है वो सीड है, SEED। सीड का आपको याद रखना ही है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रियां आती हैं, सीड SEED, है ना। तो उसको याद रख लेना आप। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाएंगी? सीड में सोमालिया आ जाएगी, इथोपिया आ जाएगी, इरिट्रिया आ जाएगी और डी से जिबूती आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज जो होंगे वो सीड में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं। ये कॉमरोस वगैरह है, ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक चैनल को भी ध्यान रखना है, ये मोजाम्बिक चैनल है आपका। ये रियूनियन आइलैंड्स है जो कि अब फ्रांस के हैं, मॉरिशस यहाँ पे है, कभी लोकेशन भी आ सकती है। डी यहाँ पे जो डियो गार्सियो है वो ब्रिटेन के इसके ऊपर होल्ड है ना, इसको ध्यान रखना है। या मालदीव रह जाता है। ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट रीजन है इंडियन ओशियन जो रीजन है। और ये सिसल्स वगैरह को आपको देख लेना, कभी नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर आ जाता है, सिसल्स का, कॉमरोस का और आपका डियो गार्सियो एंड द यूनियन जो रीयूनियन आइलैंड है, तो आपको इसका ऑर्डर को भी थोड़ा देख लेना है। ठीक है, और ये IOR रीजन काफी इंपॉर्टेंट रीजन है मैरीटाइम सिक्योरिटी के बिहाफ पे भी, जिसकी हमने बात की है, जिसके लिए हम कुल मिला के इनहेंस कर रहे हैं कॉपरेशन। ठीक है, तो साथ ही साथ में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने ऑफर किया है फेलोशिप, है ना, फॉर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस है। इसके थ्रू मतलब उनको एक्सपर्टीज वगैरह डिफेंस के अंदर देने के लिए इंडिया ने ऑफर की है फेलोशिप। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस, जो कि हमारे मतलब फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे मनोहर पारिकर जी, है ना। इनकी डेथ हो गई है अभी काफी पहले, 3-4 साल पहले शायद। तो ये वाला पूरा है, यहाँ पे हम इंडियन अफ्रीकन जो रिलेशंस को देख रहे हैं, इसमें IADD की हम बात कर रहे हैं। आप देखते हैं हम इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो देखो ध्यान रखना है, कुछ जो कीवर्ड्स है आपको सभी जगह यूटिलाइज करने हैं ना। और जब भी IR का कोई क्वेश्चन आएगा तो कीवर्ड्स का काफी वाइटल रोल रहता है, तो उसमें ये जियो पॉलिटिक्स वगैरह और कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह वो मैंने पहले भी बता दी, उनको आपको फोकस करना है। तो जियो पॉलिटिकल बिहाफ पे कैसे इंपॉर्टेंट है एक तरह से हम देखें अफ्रीका इंडिया के लिए, तो देखो दोबारा वही बताया, कंस्ट्रक्टिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट विद अफ्रीकन कंट्रीज वुड प्रोवाइड एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन दिस इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट रीजन। और ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो सभी जो कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करने लगी है, यूरोपियन कंट्रीज से लेके चाइना से लेके सभी कंट्रीज जो है, क्योंकि जो स्पेस बचा हुआ है, स्पेस जो बचा हुआ है वो अफ्रीका में काफी बचा हुआ है। एक्चुअली में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, और जो डेवलप्ड कंट्रीज को जब एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी होती है, तो अपने खुद के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बन चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने प्रोजेक्ट्स को बाहर लेके जाते हैं, तो अफ्रीका को पूरा बिल्डअप किया जा रहा है चाइना के द्वारा एक तरह से और डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया के लिए भी ये जो रीजन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इंडिया को भी अपने फुटप्रिंट्स यहाँ पे दिखाने होंगे। उसके बाद टू सिक्योर अफ्रीकन स्टेट इंटरेस्ट, तो मतलब इंपॉर्टेंस ही देखना है हम इंडिया और अफ्रीका की। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं और अफ्रीका के लिए भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बताया है टू सिक्योर अफ्रीकन स्टेट्स इंटरेस्ट। तो अफ्रीका की स्टेट की किस तरह से सिक्योर हो पाएगा, तो देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, एक्चुअली में इन्होंने बताया कि ग्रेट पावर टसल चल रहा है। लाइक आप देख सकते हो कि वेस्ट वर्ल्ड जो है ना, रशिया, चाइना, ये सभी जो है इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिया भी अफ्रीका के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो इंडिया ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन विल हेल्प अफ्रीकन नेशंस टू रिमेन न्यूट्रल इन इंटेंसिफाइंग ग्रेट पावर राइवलरीज। तो ग्रेट पावर राइवलरीज जब इंटेंसिफाइड हो रही है, तो न्यूट्रल रहने के अंदर इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो मदद कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीकन नेशंस को। मैरीटाइम सिक्योरिटी तो क्या ही बात की जाए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, IOR रीजन काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, तो इस वजह से मैरीटाइम चैलेंज काफी सारे आते भी रहते हैं। तो इसको मैरीटाइम टेररिज्म भी है, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग वगैरह भी हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, पूरी काफी चीजें हो रही हैं। तो इसमें इंडिया और अफ्रीका दोनों मिलकर साथ में मिलकर काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर सिक्योरिंग सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो SLOCS क्या होता है? सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जितने भी जगह है, ये स्टेट्स हैं, इनकी बात यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हो। इट हेल्प्स टू सिक्योर वाइटल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स एट द एंट्रेंस टू द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन को जब एंटर हम करते हैं, तो जो चौक पॉइंट्स हैं उनको सिक्योर करने में काफी ये हेल्प करेगा इंडिया और अफ्रीका के बीच की टाइज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रीजन है सोमालिया वगैरह के आसपास का काफी फ्रेजाइल रीजन है, बाबा लाल मंदब के आसपास का, वहाँ पे एक्चुअली में पायरेट्स वगैरह होते हैं जनरली वहाँ पे,
काफी ज्यादा थेफ्ट वगैरह होती रहती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एरिया को सिक्योर करना जरूरी है। तो आपने इन्होंने जगह भी बता दी है, लाइक बाबल अलमंदब, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हरमुज एंड मोजाम्बिक जो चैनल है, जिनकी लोकेशन से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट जगह है, तो यहाँ पे सिक्योर किया जा सकता है इन जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म की जब बात आती है, मैंने पहले बता दिया था कि कॉमन ग्राउंड आता है काफी बड़ा इंडिया और अफ्रीका के बीच में। तो अफ्रीकन जो कंट्रीज है वो इंडिया के साथ साथ काफी ज्यादा विक्टिम है ना, और टेररिज्म की और रेडिकल एक्सट्रीमिज्म की। ठीक है, लाइक बोको हराम हो गया आपका, इन ग्रुप का नाम आपको याद रखना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे। बोको हराम से लेके अल शबाब, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, ये काफी ज्यादा एक्टिव है अफ्रीकन रीजन के अंदर भी, और साथ ही साथ में इंडिया के अंदर भी आप जैसे मोहम्मद और अल कायदा वगैरह के इम्पैक्ट देख सकते हो। बोको हराम तो हालांकि अफ्रीका के अंदर ही ज्यादा रह जाता है काइंड ऑफ। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। उसके बाद तो ये ग्राउंड हो सकता है जिसमें दोनों के दोनों कॉपरेशन के साथ काम कर सकते हैं, इंडिया और अफ्रीका। काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस से तो इंडिया भी परेशान है और अफ्रीका भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपना कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी हैंडल किया जा सकता है। दोनों जो है एक तरह से इंडिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज एक साथ आती हैं। तो बूस्टिंग डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सकता है। इंडिया काफी ज्यादा इस चीज में कोशिश भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रू बाई 334% इन लास्ट 5 ईयर्स। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू ओवर 75 कंट्रीज को इंडिया भी करने लगा है, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करने लगा है। इंडिया का पोटेंशियल भी है, और इंडिया इस डायरेक्शन में देख भी रहा है काफी लंबे टाइम से, है ना। और अभी मोदी जी की एक्चुअली में नेतृत्व में ये चीजें चल भी रही हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो डिफेंस हम बिल्ड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भी हमने कुछ डिफेंस में एक्सपोर्ट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। सपोर्ट टू पीस कीपिंग मिशंस, तो जो आपके यूएन के पीस कीपिंग मिशंस वगैरह चलते रहते हैं, तो दोनों मिलकर सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने का हिस्टोरिकली भी आप देखते हो तो अफ्रीका का बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है। यूरोपियंस ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन अफ्रीका का किया है, और कोई एक ऐसा कंटिनेंट जिसका कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है तो वो अफ्रीका रहा है। और एक ऐसा कंटिनेंट जहां से कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ है, अफ्रीका से ओरिजिन बताया जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, और उसका ही पूरी तरह से अंधेरे में रह जाना। और जितने भी जहाँ पे भी डिस्पर्स हो गई बाद में ह्यूमन सिविलाइजेशन, उन इलाकों का अच्छा चला जाना, और उसका एक तरह से वल्नरेबल रह जाना, फ्रेजाइल रह जाना, इस तरह से अंडर डेवलप्ड रह जाना, अपने आप में काफी एक कंसर्न वाला पॉइंट है। और हिस्टोरिकली भी काफी एक्सप्लोइटेशन अफ्रीकन का हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया क्या कर रहा है वो देखते हैं। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका। तो इसमें क्या किया जा रहा है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अफ्रीकन डिफेंस, मिलिट्री एंड नेवल, ऐसी विलियन पर्सन सबको ट्रेनिंग दे रहा है। अभी हमें फेलोशिप की बात ही की थी, ऑफर किया ही है फेलोशिप मनोहर पारिकर वाले उसमें कॉलेज में। एंश्योरिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है इंडिया उनके लिए, पेट्रोलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, जॉइंट पेट्रोलिंग सीज के अंदर हो रही है। कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स एंड पुलिस यूनिट्स, यूएनपीसीपी की फोर्स के अंदर इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सभी चीजों के अंदर इंडिया पीस के अंदर योगदान दे रहा है। अब देखते हैं चैलेंज क्या है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के अंदर। चैलेंज को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, राइजिंग चाइनीज प्रेजेंस तो हर जगह चैलेंज हो रखा है। इंडियन ओशियन रीजन की जितनी भी कंट्रीज है, और एज फार एज दूसरी कंट्रीज में भी बहुत बड़ा चैलेंज है चाइनीज का राइज होना। ठीक है, और जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह अफ्रीका में कर रहे हैं, अफ्रीका को डेट ट्रैप के अंदर एक तरह से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका को ले जा चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज को लेके जा रहे हैं। तो ये तो नो डाउट चाइना का प्रेजेंस तो हर जगह एक है ना, एक थेफ्ट, एक मतलब थ्रेट की तरह देखा जा सकता है, और यहाँ पे भी है। दूसरा है लो कैपिटल अलोकेशन। ठीक है, तो कैपिटल एलोकेशन काफी ज्यादा कम है। इंडियन अफ्रीकन डिफेंस रिलेशंस को हम देख रहे हैं, बेसिकली डिफेंस रिलेशंस को देख रहे हैं यहाँ पे ना। तो वाइल द इंडियन नेवी इन नाउ मोर नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ना, इट वाज इन पास्ट, इट स्टिल कंटिन्यू टू बी फेस द, तो बजटरी कंस्ट्रेंट्स वगैरह रहते हैं, तो लो एलोकेशन ऑफ द बजट है, तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका। आपको पता है अफ्रीका खुद अपने आप में काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, और वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी ज्यादा है, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है ना। गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड डिलीवरी, तो इंडिया को क्या होता है कि आईओआर रीजन के अंदर काफी एक बिग ब्रदर की तरह देखा जाता है, और इंडिया से काफी ज्यादा उम्मीद भी की जाती है। लेकिन हिस्टोरिकली हम बहुत ज्यादा कुछ मतलब उन उनकी जो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए हैं, तो डिलीवरेबल्स और इन्फ्लुएंस हमारा क्रिएट नहीं हो पाया जितना चाइना ने क्रिएट कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो ये सभी इंडिया और अफ्रीका की डिफेंस के बीच में। और थोड़ा और देख लेते हैं, मैरीटाइम क्राइम थ्रेट्स वगैरह है, आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट वगैरह हमको करना चाहिए। लैक ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वायलेंस नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको पता ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। इसके बाद में हम देख लेते हैं इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, है ना, क्या क्या लिए गए हैं। तो देख सकते हैं, एक तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही है, AIFNDEX, तो आपको याद रखना है 19 से ये स्टार्ट हुई है आई थिंक। और इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा डिफेंस प्रिपेयरनेस एंड सिक्योरिटी को। उसके अलावा इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव, डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव चल रहा है, जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ है,
और इसमें एक लखनऊ डिक्लेरेशन भी आया है, तो कभी इसके रिगार्डिंग बात आ जाती है तो IADMC को याद रखना है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, है ना। इन 2020 के अंदर ये हुआ और उसने अडॉप्शन किया है लखनऊ डिक्लेरेशन का। और लखनऊ डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो क्या करना है, पर्टेन्स स्पेसिफिकली टू डिफेंस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, तो ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, HADR जो ऑपरेशंस होता है, ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर्स रिलीफ जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें इंडिया ने काफी कुछ किया है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। अफ्रीकन कंट्रीज आर अमंग द फॉरमोस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज नेवी के जो भी ये प्रोजेक्ट रहे हैं इनके अंदर, है ना। तो ये काफी ज्यादा रहा है। और इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेवरल UN पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर इंडिया पार्ट लेता है, उसमें अफ्रीकन जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेज इंडिया ने भेजी है, तो उसमें कॉम्बो, मोजाम्बिक, सोमालिया, अंगोला, रवांडा, ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर आ जाएंगे। एंड देन बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो जॉइंट डिफेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो ये सब चीजें इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को हमने देखा। अब देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक पैन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका काफी बड़ा कंटिनेंट है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे बता दूं मैं आपको, जो इंडिया का एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया को 10 बार यदि आप मल्टीप्लाई मतलब जोड़ दोगे तो वो अफ्रीकन कंटिनेंट का एरिया आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैसे ही, है ना। तो इंडिया की साइज से 10 गुना अफ्रीकन कंटिनेंट की साइज है। तो पैन अफ्रीका हमारी अप्रोच होनी चाहिए एक्चुअली में ना, इस चीज को हमको देखना है। इट शुड बी अकॉर्डेंस विद द अफ्रीकन नीड्स एंड प्रायोरिटीज के साथ होना चाहिए। पैन अफ्रीका हमको लेके चलना है, ऐसा नहीं केवल हम है ना जो वेस्टर्न अफ्रीका के ऊपर या सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना, और वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ हम फोकस नहीं कर रहे। तो पैन अफ्रीकन हमारे इंटेंशन होने चाहिए। और हमको बायलैटरल टाइज बढ़ाने हैं, एक तरह से बायलैटरल एंगेजमेंट्स बढ़ाने हैं। किन किन कंट्रीज के साथ, लाइक साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला, घाना, केन्या वगैरह, इन सभी के साथ हमको बायलैटरल टाइज वगैरह को इंक्रीज करना है। एंड पैन इंडिया अपने प्रोग्राम लेके चलने हैं, और फिर आपको प्रायोरिटी भी देनी है सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर अफ्रीका के साथ में, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको इतनी प्राइम फोकस के साथ नहीं देखा जा रहा था। टाइमली डिलीवरी करनी है प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट की, एक्सप्लोर करने हैं न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन, लाइक है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, बार बार वही बोलते रहते हैं लोग। फिर इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ इंडियन डिफेंस फर्म्स इन अफ्रीकन मार्केट्स, तो इनको इसको मतलब इसकी विजिबिलिटी को भी बढ़ाना है कुल मिला के, क्योंकि इंडिया को हम काफी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो डिफेंस, सॉरी अफ्रीका को काफी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया शुड कंडक्ट मल्टीलेटरल डिफेंस कॉपरेशन इवेंट्स इन्वॉल्विंग द सिलेक्ट अफ्रीकन नेशंस, इंडिया एंड US एफ्रीकॉम कंपोनेंट्स काइंड ऑफ, है ना। तो ये सारी चीजें थी अफ्रीका और इंडिया के रिलेशंस के बीच में, ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों का इसके रिगार्डिंग? इसको एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूं। तो इसको स्टार्ट हमने इसलिए किया क्योंकि अभी रिसेंटली IADD हुआ है, इंडो अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता है। हर 2 साल में होता है जो इंडियन अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है, 2020 से स्टार्ट हुआ है, 2022 में गांधीनगर के अंदर हुआ है। वहां पे गांधीनगर डिक्लेरेशन भी हुई है, काफी सारे एरियाज के अंदर कॉपरेशन करने की बात हुई है। अफ्रीका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी हमने बात की, इसके अंदर हमने सारी यहाँ पे बात कर ली थी। उसके बाद में इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की इंपॉर्टेंस हमने देख ली। उसके बाद हमने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को अच्छा मजबूत स्ट्रेंथन करने के अंदर, और फिर इसके बाद हमने वे फॉरवर्ड देख लिया, और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई डाउट है आप लोगों का? इंडियन अफ्रीकन रिलेशंस के बीच में आप लोगों का कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्विज भी कंडक्ट करवाई जाएगी बाद में, तो उसमें पार्ट लेना आप। क्वेश्चंस इसके अंदर से बनाए जाएंगे, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस मैं डालूंगा, तो उनको आप सॉल्व करना बाद में। कल भी मैंने डाले थे नाइट में, ठीक है। अब देखते हैं हम फिर, जब ये हो ही चुका है तो UN पीस कीपिंग फोर्स की बात करते हैं, US पीस कीपिंग मिशन की बात करते हैं। 2.3 नंबर का टॉपिक है। 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अब तक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अक्टूबर के। एक तो था हमारा IWT और दूसरा था हमारा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। अब नाउ हम फर्दर मूव करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं UN पीस कीपिंग मिशन। तो UN पीस कीपिंग मिशन की बात करते हैं। तो इंडिया अभी न्यूज के अंदर क्यों है, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा ना। So India has presented reforms to address the security and operational challenges faced by the United Nations peacekeeping mission around the world. तो इंडिया ने एक तरह से क्या किया है, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह के लिए प्रेजेंट किया है, और थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह जो ऑपरेशन चैलेंज में आते हैं, ऑपरेशनल चैलेंज में, उसके बारे में बात की। अब थोड़ा देख लेते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में, क्या है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएन पीस कीपिंग मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 व्हेन इट इज डिप्लॉयड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू वेस्ट एशिया। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या था, ठीक है, एक काफी बड़ा इशू चल रहा था उस टाइम पे, इजराइल और अरब की जो नेशंस थे, अरब जो कंट्रीज थे उनके बीच में, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे आर्मिस्टाइज का जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट हुआ था तब स्टार्टिंग में। सबसे पहले यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज का वहां से स्टार्टिंग होती है एक तरह से। तो हिस्ट्री आप 1948 के आसपास इनकी देख सकते हो, ठीक है। बाद में इट एम्स टू बिल्ड सस्टेनेबल सिक्योरिटी एंड पीस
है ना। तो इसका जो पर्पज है वो साफ साफ नजर ही आ रहा है, लिखा हुआ ही है ना। इसके मैंडेट्स देख लेते हैं। मैंडेट्स क्या है? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। आपको ध्यान रखना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो एक ग्लोबल फोर्स है, सभी कंट्रीज का उसमें कंट्रीब्यूशन है, सभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वो आती है। तो ऐसा नहीं होता इनका वेल सेटल्ड कोई एजेंडा होता है। इनका एजेंडा सिंपल सा पीस कीपिंग क्रिएट करने का होता है, ठीक है। और ये पीस जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ पे पीस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, खुद से आगे से हमला नहीं करती हैं, बट सेल्फ डिफेंस के अंदर ये काम करती है। लेकिन इनके साथ जो मेजर लैक्यूना है वो मैं आपको बता दूं, मेजर लैक्यूना ये रहता है इनके साथ कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और ये अकाउंटेबिलिटी कोई कॉमन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनकी अकाउंटेबिलिटी इनकी जो जिस कंट्री से आती है वहीं के लिए है केवल, ठीक है। उस पर्टिकुलर इनके लीडर्स के लिए, वहाँ के जो कमांडेंट्स हैं उनके लिए होती है इनकी अकाउंटेबिलिटी। तो इसके साथ ये सारे लैक्यूना आते हैं, तो एक कॉमन फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं हो पाता है अकाउंटेबिलिटी का, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये डिफेंसिव रहती है हमेशा। खुद के ऊपर जब हमला होता है तो डिफेंस में ये कुल कुल मिला के इनको अधिकार होता है, लेकिन काफी बार बहुत सारी चीजों का मिसयूज भी हो जाता है। और भी इसमें बहुत सारे लैक्यूना है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ, उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनके मैंडेट्स क्या है, इनको क्यों भेजा जाता है, क्या रीजन होता है, इसकी तो हम बात करते हैं। तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइम फोकस होता है, मेंटेन करना है इनको पीस और सिक्योरिटी को। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनका प्राइम फोकस होता है। और पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करना है। यदि मान लो कहीं पे कोई इलेक्शन होना है, कुछ भी कंडक्ट करवाना है, ग्लोबल पीस क्रिएट करनी है, तो उन सभी चीजों को ये हैंडल करते हैं, ठीक है। तो डिसीजन जो लेता है टू सेंड पीस कीपिंग मिशन टू ए कंट्री, ये यूएनएससी लेता है, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, ठीक है। इसके डिसीजन होते हैं कि कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे नहीं भेजना है, काइंड ऑफ, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन। 3 बेसिक प्रिंसिपल यूएन की जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं वो क्या है? एक तो कंसेंट, कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल पार्टी कंसेंट। ऐसा नहीं है कहीं पे भी भेज देंगे, जब वो पार्टी बुलाएंगी, डिमांड करेगी, मिशंस आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग ए कमिटमेंट टू द पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। तब जाके ही ये वहां पे जाएंगे, है ना। और फिर वो भी यूएनएससी डिसाइड करेगा कि भेजना है नहीं भेजना है। इम्पार्शियलिटी जो होती है, ये भी इनका क्या एक मेजर प्रिंसिपल है। ये इम्पार्शियल रहेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। तो पीस कीपिंग शुड बी इम्पार्शियल इन देयर डीलिंग विद द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, बट नॉट न्यूट्रल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर मैंडेट। लेकिन जो उनके मैंडेट है, जिनकी हमने अभी नीचे बात की है, इनको एग्जीक्यूट करने की जब बात आएगी तो उसमें न्यूट्रल नहीं रहेंगे ये लोग। इस चीज को ध्यान रखना है। जब मैंडेट को एग्जीक्यूट करने की बात आएगी तो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। एंड नो यूज ऑफ फोर्स, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, इनको फोर्स को यूटिलाइज नहीं करना है ना। किन कंडीशन में? केवल सेल्फ डिफेंस के अंदर ये थोड़ा सा फोर्स वगैरह को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इनको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये सब हमने देख लिया है, मेजर मेजर लिया ना। यहाँ देखो, यूएन मेंबर स्टेट्स कंट्रीब्यूट मिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल अंडर द यूएन कमांड, ठीक है, फालतू की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। अभी तक देखो, टिल नाउ देखो 71 पीस कीपिंग ऑपरेशन हो चुके हैं 1948 से अब तक, एंड 12 अभी करंटली पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशन अभी 12 चल रहे हैं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये बताई गई है। देखो, वो जनरल टर्मिनोलॉजी है, जैसा उनका एक्चुअल में पर्पज है वही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस। कहीं पे यदि पीस कीपिंग इलेक्शंस वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं वापिस से रिजिम को लाने के लिए, यदि इलेक्शंस हो रहे हैं काइंड ऑफ कुछ भी, तो वो भी है ना। उसके बाद ऑब्जर्व करना है पीस प्रोसेस वगैरह, कोई सारी चीजें हैं। फिर असिस्ट करना है एक्स कॉम्बेंट, मतलब अपने आसपास के जो कॉम्बेंट है, पुराने कॉम्बेंट है, पैरेलल में जो कॉम्बेंट्स है डिफरेंट कंट्रीज से, उनको असिस्ट करना है। और मॉनिटरिंग करनी है डिस्प्यूट बॉर्डर की, प्रोटेक्ट करना है सिविलियंस को, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है ना। उसके बाद असिस्ट करना है इन कंट्री मिलिट्री पर्सनल विद द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट वगैरह काइंड ऑफ, ये सभी इनके क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंड फर्दर मूव करते हैं अब हम, और देखते हैं कि रिलीवेंस ऑफ मिशन क्या है, इसके मिशन की रिलीवेंस क्या होता है। तो एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, अब कोई अल्टरनेटिव्स है नहीं। यदि ग्लोबल इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो कोई अल्टरनेटिव तो आपके पास है नहीं, तो आपको पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतना बड़ा मैंडेट रखता है और जिसकी की इतनी बड़ी मेंबरशिप है, यूएन ही है, तो यूएन ही ऐसा कर सकता है ना। तो इस वजह से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हायर कॉस्ट बेनिफिट्स रेशियो, तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा अच्छा बताया जाता है। बताते हैं कि 0.4% ऑफ द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो होता है इन सब चीजों पे लगता है तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब काफी कॉस्ट इफेक्टिव है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को यूटिलाइज करना। राइज इन, मतलब थ्रेट्स जो है, टुडे द लार्ज नंबर ऑफ द कंट्रीज में फेसिंग हो रही है एसिमेट्रिक थ्रेट्स वगैरह क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इस टाइम पे, तो इनकी इस टाइम पे इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ था पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में जो हमने देख ली यूएन की। अब थोड़ा सा देखते हैं कुछ एक नया एक, है ना, कंसेप्ट सा है कुछ। एक्शन फॉर पीस, ए फॉर पी, ये क्या है? एक्शन फॉर पीस वाज डिक्लेयर्ड इन 2018। पहले तो ध्यान रखना कभी आ जाता है कि एक्शन फॉर पीस क्या है, तो 2018 में डिक्लेयर किया गया है। और एक सेट ऑफ म्यूचुअल एग्रीड प्रिंसिपल्स, म्यूचुअल एग्रीड प्रिंसिपल्स का एक सेट है, एंड कमिटमेंट्स टू क्रिएट द पीस कीपिंग ऑपरेशंस फिट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो ये इस तरह से है, इसको ध्यान रखना है, कभी आ जाता है तो आपको ना। 2018 में स्टार्ट हुआ है, इसके 8 प्रायोरिटी इसमें दी गई हैं। और ए फॉर पी प्लस, है ना, ये एडिशनल वर्जन आ गया इसका, है ना, इम्प्लीमेंटिंग
इसकी कुछ इम्प्लीमेंटिंग कुछ कर रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है बस। 2021 से 23 तक का इसका प्लान है, A4P काइंड ऑफ, है ना। ये है क्या, एक्शन फॉर पीस, इतना सा ध्यान रखना। और इसके जो आप देख रखे एंगल आप बता देंगे, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी वगैरह क्रिएट करना, थोड़ा इनोवेशन वगैरह लेके आना यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर, ठीक है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनको डिजिटली थोड़ा एडवांस करना, डाटा ड्रिवन करना, इनोवेटिव करना काइंड ऑफ, ये सभी इसकी डिमांड है ना। थोड़ा सा इंडिया इन पीस कीपिंग मिशंस, पीस कीपिंग मिशंस के अंदर इंडिया को देखते हैं थोड़ा। तो इंडिया ने क्या क्या किया है पीस कीपिंग मिशन के अंदर, उसको हम देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर का हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है जो इंडिया है। तो आपको ये जान के शौक होगा लेकिन कि है ना, बांग्लादेश जो होता है सबसे ज्यादा ट्रूप्स अपने भेजता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखो ट्रूप्स क्यों भेजे जा रहे हैं, आप सोचो कि इंडिया सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटर है और बांग्लादेश काफी ज्यादा इसमें इंडिया से भी आगे है। तो एक्चुअली में इसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि वहाँ पे जो सैलरी वगैरह मिलती है सोल्जर्स को, है ना, जहाँ पे वो ट्रूप्स जो जाती हैं तो उनको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो काफी ठीक ठाक सी मिल जाती है। तो ऐसी कंट्री जो कि ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, कि ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो कंट्रीज ट्राई करती हैं इस तरह से कि कुल मिला के अपनी फोर्सेज यदि उनके पास एक्सेस में है तो उनको वहीं पे भेज देते हैं। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का भी काम करती है ना। तो इस वजह से जो है बांग्लादेश काफी ज्यादा अपने लोगों को भेज के रखता है। एंड इंडिया के जो यूएन की पीस कीपिंग मिशन वगैरह हैं उसमें काफी इंडिया ने काफी शुरू से ही कंट्रीब्यूट किया है, और ये सब कुछ लिखा हुआ है कंबोडिया वगैरह में। एंड इंडिया ने कहाँ पे क्या क्या चेयर किया है, क्या क्या रोल रहा है। इन 2017 के 7 के अंदर इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटिजेंट टू द मिशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 2007 के अंदर इंडिया पहली कंट्री थी। बाद में बताया गया इंडिया वाज आल्सो था फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड ऑन द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द अब्यूज सेटअप इन 2016। तो इसके बारे में भी बात की गई है और ये सभी चीजें यहाँ पे बताई गई है। और सो फार इंडिया प्रोवाइडेड मोर देन 2.5 लाख ट्रूप्स, 2.5 लाख से ज्यादा ट्रूप्स इंडिया अब तक प्रोवाइड कर चुका है। टाइम एंड अगेन इंडिया हैज आल्सो पिच्ड फॉर द रिफॉर्म्स वगैरह के लिए भी इंडिया ने बात की है और डिमांड की है कि रिफॉर्म्स वगैरह कीजिए कुछ। आप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को काफी फैक्चुअल काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है, डिड यू नो के अंदर ब्लू हेलमेट्स जो होता है आर द मिलिट्री पर्सनल्स ऑफ द यूएन डेट वर्क अलोंगसाइड द यूएन पुलिस एंड सिविलियन कॉलीग्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लू हेलमेट करके भी एक विंग है एक तरह से यूएन पीस कीपिंग के अंदर, है ना। इस चीज को थोड़ा सा देख लेना आप। अब देखते हैं चैलेंज क्या क्या फेस किए जाते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज है कुछ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज कौन कौन से हैं, एक है नॉन इंक्लूसिव। तो यहाँ पे जो ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि ये नॉन इंक्लूसिव है। तो ट्रूप्स एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव ए रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो जो ये पुलिस है जो जा रही है लाइक बांग्लादेश से इंडिया से और काफी सारे जो पीस कीपिंग के लिए जो फोर्सेज जा रही हैं उनका कुछ उनकी कोई आवाज नहीं है वहां पे एक्चुअली में। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वही सब कुछ डिसाइड करती है, तो उनकी कुछ आवाज है नहीं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है वहां पे। दूसरी है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंसिंग फ्लो कम है थोड़ा सा, और काफी बात है ना जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आते नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है। इनएडिक्वेट पावर विद द यूएन सेक्रेटरीट, यूएन सेक्रेटरीट के साथ इनएडिक्वेट पावर वगैरह है। तो ये कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे बताई गई हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली ये हो रहा है इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं। रिडंडेंट मिशंस, ठीक है। तो काफी बार रिडंडेंट हो जाते हैं मिशन, जैसे कि अभी पीस कीपिंग फोर्सेज क्रिएट की गई थी जब इंडिया और शिमला के बीच, इंडिया का पाकिस्तान से सब डिस्प्यूट चल रहा था। तो लेकिन बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जब शिमला वाला 1972 का एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद में वो जो पूरा फोर्स क्रिएट किया गया था, पूरा जो सेगमेंट क्रिएट किया गया था वो एक तरह से यूजलेस हो गया है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि पहले स्टार्टिंग में क्या किया गया था, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया गया था 1949 के अंदर इंडियन पाकिस्तान के लिए, ठीक है। सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान को सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया था पूरा। हाउएवर इट हैज आउटलिव्ड इट्स रिलेवेंस आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद से ये थोड़ा सा क्या होगा, आउटलिव्ड हो गया है पूरा। तो फालतू में मतलब फिर वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है एक तरह से। तो ये वाली प्रॉब्लम भी होती है, रिडंडेंट मिशंस का अंदर काफी बार लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे बताया गया है रिलेवेंस ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस रहा है ना। तो वो दोबारा भी बताई जाएगी कि इंडिया की इंटरनेशनल पीस के अंदर कमिटमेंट रही है काइंड ऑफ, है ना। और ये सभी गुडविल वगैरह 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 फालतू की बातें सारी, है ना। वही बार बार घुमा के उन्हीं बातों को बता रहे हैं। फिर ऑपरेशनल चैलेंज की यदि हम बात करें, ऑपरेशनल चैलेंज ये तो कौन से चैलेंज थे जो हमने स्टार्टिंग में देखे यूएन के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज थे। ऑपरेशनल चैलेंज क्या क्या आते हैं इनके साथ में, तो वेनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, तो इंटरनेशनल सपोर्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसके रीजन क्या है, तो फेलियर हुआ है 1990 के अंदर सोमालिया और रवांडा के अंदर, तो ये पीस कीपिंग फोर्सेज ज्यादा अच्छे से काम कर नहीं पाई थी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी इन पीस कीपिंग फोर्सेज को कम होता जा रहा है। राइज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऊपर आ रहे हैं, अपर हैंड पे आ रहे हैं, लाइक काफी सारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU,
है ना। तो इस तरह से इसका इररिलेवेंट होता जा रहा है फिर काफी हद तक यूएन पीस कीपिंग का जो पूरा सिग्निफिकेंस है वो, है ना। और उसके बाद सेफ्टी के इशू रहते हैं थोड़े, सेफ्टी ऑफ द पीस मेकर्स आर कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू द राइजिंग इंसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है ना, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, अटैक्स बाय द एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर। तो वहां पे लोग ज्यादा इन्वॉल्व भी हम नहीं होना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की सिक्योरिटी के ऊपर भी इश्यू है, सेफ्टी का इशू भी है। रिफॉर्म्स क्या क्या प्रपोज किए गए हैं इंडिया के द्वारा यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर, जिसकी वजह से कि न्यूज में था पूरा यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो इसमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, तो इसमें बताया गया कि ट्रूप्स एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज शुड हैव ए रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो यूएनएससी डिसीजन ले रही है, उसमें भी परमानेंट मेंबरशिप है नहीं हमारी, तो ऐसे में बोला गया है कि जो ट्रूप्स भेज रही हैं, जो कंट्री और पुलिस का कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये इंडिया बोल रहा है कि ये रिफॉर्म लेके आइए आप। बाद में आगे इंडिया बोलता है क्लियर एंड रियलिस्टिक मैंडेट्स होने चाहिए, है ना। बिल्कुल मैंडेट्स है पीस कीपिंग मिशन के अंदर वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एंड यूएनएससी नीड टू अवॉइड टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन क्राफ्टिंग मिशन मैंडेट दैट जनरेट द फॉल्स होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो यूएनएससी को थोड़ा बचना चाहिए इस तरीके की टर्मिनोलॉजी क्रिएट करना और फॉर्मुलेशन करना, इस तरह से मिशंस को क्राफ्ट करना जो कि फॉल्स होप्स क्रिएट करे। फिर उसका प्रूडेंट डिप्लॉयमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, पीस कीपिंग मिशन शुड बी डिप्लॉयड प्रूडेंटली विद फुल रिकॉग्निशन ऑफ देयर लिमिटेशन काइंड ऑफ, ये सभी चीजें हैं। तो ये सारी इंडिया ने एक तरह से क्या किया है, बोला है कि रिफॉर्म कीजिए। और फिर असेसिंग द मिशन, मिशन को असेस भी कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है काइंड ऑफ, है ना। तो इंडिया ने रिफॉर्म्स किए हैं, इनको आपको एज ए कीवर्ड याद रखना है। डिसीजन मेकिंग में योगदान होना चाहिए जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लियर एंड रियलिस्टिक मैंडेट होना चाहिए, प्रूडेंट डेवलप डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे भी भेज दिया पीस कीपिंग फोर्सेस को, बड़े ही प्रूडेंटली इसको डिसाइड करना है। और असेसिंग द मिशन, मिशन को असेस भी करना है कि क्या मिशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, काइंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द मिशन करना जरूरी है। तो उसके बाद ये सभी चीजें हैं। फिर उसके बाद और क्या बताए गए हैं, इंडिया ने क्या सुधार की बात की है, रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, सपोर्ट रीजनल एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, एग्जिट की भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि कब एग्जिट करना है काइंड ऑफ, मिशन शुड फैक्टर एग्जिट की भी कुछ प्लानिंग वगैरह होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन विद होस्ट होना चाहिए, सेफ्टी ऑफ पीस कीपर्स को इंश्योर करना है, सिक्योरिटी ऑफ सिविलियंस को इंश्योर करना है, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है पीस कीपिंग फोर्सेज का। तो ये सभी इंडिया ने सजेस्ट किए हैं, ये सभी रिफॉर्म्स होने चाहिए पूरा पीस कीपिंग के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली जो है कंक्लूजन के अंदर बता रखा है, इंटरनेशनल पीस कीपिंग मे बी रिगार्डेड एज वन अमंग द मेनी ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो ये पब्लिक गुड ही है एक तरह से देखा जाए तो, पीस कीपिंग करना और सब कॉमन गुड है एक तरीके का। थस इट इज डिजायरेबल टू हैव ए रोबस्ट रेजिम टू गवर्न द इशू। इंडियन इंटरवेंशंस आर एन एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। तो इंडिया ने जिस तरह से एक तरह से सजेशंस दिए हैं तो इस डायरेक्शन में ये एफर्ट्स है। तो हमने यूएन पीस कीपिंग को काफी अच्छे से देख लिया, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया का उसमें क्या वाइटल रोल रहा है, और फाइनली हमने ये भी देख लिया कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने सजेशन दिए हैं कुछ अकॉर्डिंग टू, किस चीज के लिए सजेशन दिए हैं कि कुछ रिफॉर्म्स जरूरी है यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। तो ये यूएन पीस कीपिंग वाला टॉपिक भी हमारा हो गया है। तो 3 टॉपिक हमने कर लिया अब तक। IWT सेकंड नंबर का जो आपका टॉपिक था, जो हमने IWT करने के बाद में किया है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस। एंड थर्ड नंबर पे जो टॉपिक है हमने यूएन पीस कीपिंग कर लिया है। तो अपने आप में 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और फिर बाद में एक इंटरपोल आएगा इसके बाद में, देन आई थिंक ये खत्म हो जाएगा करंट अफेयर्स जो है IR वाले। एक तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आएगा, उसके बाद में आपका इंटरपोल के बारे में कुछ बात आएंगी, और इंटरपोल के बारे में आने के बाद बस ये लास्ट टॉपिक होगा। फिर एक जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन चल रही है, पाइपलाइन 1 एंड 2, उसके ऊपर छोटा सा एक आर्टिकल दिया गया है और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि 1 घंटा लगभग होने वाला है, तो इसको 2 क्लास में ब्रेक करते हैं, बचा हुआ पोर्शन कल कर लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूंगा, तो यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं वहाँ पे। आप लोगों की कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।